Hello my dear students, again I am your biology mentor Lekika ma'am with the next lecture on the topic cell. कल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था सेल वॉल, ठीक है। हमने सेल का इंट्रो डिस्कवरी वगैरह सब देख ली। कल मैंने आप लोगों को सेल वॉल डिस्कस किया था मैंने, सॉरी। तो सेल वॉल में हमने एट द एंड हमने कहा जाके उसको रोका कि भाई सेल वॉल की जो 3 लेयर्स है उनका कंपोजिशंस क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिडिल लैमेला है, बेटा जो मिडिल लैमेला है वो किसकी बनी हुई है? पैक्टेट यूनिट की बनी हुई है, ठीक है। पैक्टिन केमिकल की, जो केमिकल है उसके अंदर दैट इज पैक्टिन, ठीक। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट, क्लियर माय डियर। अब ये जो पैक्टेट है बेटा, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है इस पर्टिकुलर केमिकल की, इस पर्टिकुलर यूनिट की, सब्सटेंस की, कि इसकी वजह से सेल को इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? सेल को इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है माय डियर। तो इसलिए मैंने दोबारा इस चीज को आपके सामने रिवाइज किया है। चलिए अब आगे आज हम देखते हैं सेल वॉल। हमने कल तीनों लेयर्स हमने अच्छे से देख ली। मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया उसको विद डायग्राम। मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से सेल वॉल जो है वो अंदर से किस प्रकार की बनी है, उसके माइक्रोफाइब्रिल्स किस तरीके के बने हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा ये कनेक्शन है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। क्या है ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ओके, ये क्या है? ये दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस है। अब इसका क्या सेंस हुआ? सी, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाती हूं, आप उसको ध्यान से देखना, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं, आपको तब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये दो मैंने एडजेसेंटली सेल्स बना दी है, ठीक है। अब द आउटर वन इज सेल वॉल, क्लियर है, ठीक है। आउटर वन इज सेल वॉल एंड द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि एक बार आप डायग्राम की तरफ ध्यान दो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों क्यों बना रही हूं। इसका मतलब मैंने कौन सी टाइप के सेल्स को ड्रॉ किया है? मैंने प्लांट सेल्स को ड्रॉ किया है, मैंने एनिमल सेल ड्रॉ नहीं किया। अगर एनिमल सेल ड्रॉ करती तो मैं सेल वॉल ड्रॉ नहीं करती। ओके माय डियर, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पे सेल वॉल ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी सेल है? मैं किस में रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको? प्लांट सेल के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको। इसका मतलब जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो किसके अंदर पाया जाता है? फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ओके, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, मतलब ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। एनिमल्स की सेल्स के अंदर, एनिमल ऑर्गेनिजम्स के अंदर में प्लाज्मोडेस्माटा की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में इटसेल्फ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में इस तरीके से पैसेजेस होते हैं और अपने आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहाँ पे दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में बेटा जगह होती है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, जिसकी वजह से इस सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ में इंटरैक्शन कर सकता है। बात समझ में आई? देयर इज अ इंटरैक्शन between two adjacent cells. Okay, now this is a nucleus. एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, जब मैं फर्दर आपको बहुत डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आपको समझाऊंगी, देन यू विल कम टू नो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। बट इससे पहले आप 8th क्लास में, आई न्यू इन योर प्रीवियस क्लास आप पढ़कर आ चुके हो, सेल का चैप्टर उसमें भी था, और उसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एंटायर ऑर्गेनल्स के बारे में था। ठीक है, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, आई न्यू, उन बच्चों को पता होगा अच्छे से कि ऑर्गेनल्स क्या क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अब उसके साथ रिलेट करके आगे समझने की कोशिश करनी है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, और ये एंटायर सेल में इस तरीके से फैला होता है, एंड इट गोज फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर। ये जो थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एट द एंड जब सेल की जो लाइनिंग, सेल वॉल जो आ जाती है पेरिफेरल कंडीशंस पे, वहां पे ये बिल्कुल थ्रेड लाइक हो जाते हैं, एंड दीज थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज desmotubules. Desmotubules, these are the extension of endoplasmic reticulum. Okay my dear, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होता है एट द पेरिफेरल, और जहां पे बीच में जो गैप्स है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, जो गैप्स है, साइटोप्लाज्मिक गैप्स जो बन रहे हैं, इसकी वजह से ये ग्रो कर जाता है, दूसरी सेल्स में एंटर कर जाता है। ये आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है। और जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स है, जितने भी प्लांट्स के अंदर सेल्स हैं, प्लांट्स हो गए या अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई, ठीक है, उन सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इंटरकनेक्टेड है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज डेस्मोट्यूब्यूल्स। दीज आर द वेरी वेरी फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड दीज, बिटवीन दीज ब्रिजेस। और इसकी वजह से सी, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स ग्रो जा सकता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दोनों ही सेल के अंदर। समटाइम्स ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, तो ये वाली सेल क्या करेगी, उसके आसपास की सेल्स क्या करेगी, उसको साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगी, उसको न्यूट्रिशन ट्रांसफर करेगी, जिसमें जैसे वो पर्टिकुलर पास वाली सेल्स भी क्या हो जाएगी, हेल्दी सेल हो जाती है। तो ये काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का। इसका फंक्शन ये है टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स थ्रू वन साइटोप्लाज्म टू अनदर साइटोप्लाज्म। ओके, टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, इसका काम यही है कि ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल्स, केमिकल्स, मिनरल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। सो दीज पैसेजेस आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दीज आर द पैसेजेस और द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस फाउंड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ओके डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट बेटा, कि सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी मूवमेंट हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा और मेम्ब्रेन्स के बीच में भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है लिविंग मटेरियल, ये जो मूवमेंट हो रहा है दिस इज, यहां से ज्यादा तो लिविंग मटेरियल का मूवमेंट होगा, और जो मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में ये जो लाइनिंग्स मैंने जो बता रही, मेम्ब्रेन के बीच में जो मूवमेंट होगा दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स का भी मूवमेंट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और लिविंग मटेरियल्स का भी मूवमेंट होता है। तो लिविंग मटेरियल्स के मूवमेंट को सिम्प्लास्ट बोलते हैं और नॉन लिविंग मटेरियल के मूवमेंट को एपोप्लास्ट बोलते हैं, एंड दीज टर्म्स वर बेसिकली गिवन बाय मंच, ठीक है, आप कहीं पे लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने जस्ट गुड टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन है ये। सिम्प्लास्ट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड एपोप्लास्ट की बात करें, मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग मिनरल्स या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, एंड द टर्म वाज बेसिकली गिवन बाय, टर्म है वो किसने दी है, मंच, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इनको क्या बोला जाता है, किससे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं मूवमेंट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, ठीक है। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस क्या है बेटा, लिविंग सब्सटेंसेस क्या है, ऑर्गेनेल्स, जो बायोमॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से हमारी सेल लिविंग कहलाई जाती है। सो दोज लिविंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल पास करते हैं,
और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस क्या हो गए, जैसे कि केमिकल एलिमेंट्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी तो न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, ओके, नॉन लिविंग मटेरियल। अब दूसरी चीज टर्म से मुझे याद आया, द प्लाज्मोडेस्माटा टर्म वाज आल्सो गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, ठीक है, इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। फाइन, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्दर अब हम मूव करते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एंटायर सेल वॉल का टॉपिक अभी खत्म हो चुका है, अब हम मूव करेंगे फर्दर सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे बच्चों। सेल वॉल के बाद में प्लांट सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये एनसीईआरटी का बेस्ट इस चैप्टर में एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, या ठीक है, या व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज यूजफुल। एक क्वेश्चन मुझे याद आया, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे जरूर इसका आंसर भेजिएगा। द क्वेश्चन इज व्हाई सेल वॉल इज नेसेसरी इन प्लांट्स, फंगई एक्सेट्रा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा वगैरह में जो सेल वॉल है, इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो जरूरी क्यों है। सो आई नीड द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो आई गेट टू नो कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है। इन एनी केस अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम सेल मेम्ब्रेन टॉपिक पर आते हैं। हम सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक कवरिंग है। व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज इलास्टिक कवरिंग, इलास्टिक आउटर कवरिंग, ठीक है। इसको बहुत सारे नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इलास्टिक आउटर कवरिंग बोला जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोलेमा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर बायलिपिड मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, समवेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायलिपिड मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सो दीज आर द वेरियस अलग अलग नाम हो गए बेटा इसके, इलास्टिक कवरिंग, इलास्टिक आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, बायलिपिड मेम्ब्रेन, तो इतने सारे नाम हो गए बेटा इसके, ठीक है। अब ये मैं बात करूं तो ये एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाई जाती है, ओके, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी प्लांट सेल्स विद द सेल वॉल के जस्ट नीचे, एनिमल्स विद द वेरी फर्स्ट कवरिंग, ठीक है, तो ये दोनों में पाई जाती है, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, क्लियर हो गई बात। और इसके अंदर की बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी फ्लूइड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें बेटा तो ये सेमी फ्लूइड होती है, या फिर इसको क्वासी फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेमी फ्लूइड और क्वासी फ्लूइड क्या है, सी जब आप एलोवेरा के प्लांट को कट करोगे तो आपको अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इट इज काइंड ऑफ अ जेली सब्सटेंस, ना तो वो सॉलिड है ना ही वो पूरा लिक्विड है, ठीक है, ना तो पूरा वाटरी है और ना ही पूरा सॉलिड है। इन दोनों के बीच का जो मिक्सचर होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का, इसको सेमी सॉलिड बोलते हैं, सेमी लिक्विड, तो वो उस तरीके का है, सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी फ्लूइड उसको बोला जाता है। तो पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये दो लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये कुछ
क्वासी फ्लूइड होती है, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं बोल सकते, इनके बीच में होती है ये। फाइन माय डियर। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। इतने सारे नामों में हम इनको प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें कि इनमें क्या प्रेजेंट है, मतलब सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, मतलब सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन किन किन चीजों की मिलकर बनी है, तो इट इज प्रोटीन्स, लिपिड्स। ये दोनों चीजें तो मोस्ट है भाई, प्रोटीन्स और लिपिड्स का तो सेल मैम्ब्रेन में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है और एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये भी प्रेजेंस है जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हमें एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पता चलेगा कि जो सेल मैम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड एंजाइम्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेल मैम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज विदाउट द कार्बोहाइड्रेट्स सेल मैम्ब्रेन कैन नॉट परफॉर्म एनर्जी एंड कैन नॉट गेट एनर्जी। ग्लूकोज के यूनिट होना भी जरूरी है उसके, और वाटर होना भी जरूरी है बिकॉज वाटर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, प्रोटीन लिपिड्स की वजह से एंटायर सॉलिड हो जाएगी। सो सेमी फ्लूइड तभी होगी ना जब वाटर का प्रेजेंस होगा। एंड एंजाइम्स इज आल्सो देयर बिकॉज वहां पे भी कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और सेल मैम्ब्रेन जब कभी कहीं से रप्चर हो जाती है तो दोबारा से उस पर्टिकुलर सेल मैम्ब्रेन को बनना पड़ता है, तो एंजाइम्स का होना जरूरी है बिकॉज एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रेजेंस की, कितने कितने प्रेजेंस है, कितनी मात्रा में प्रेजेंस है ये। प्रोटीन और लिपिड्स के प्रेजेंस की बात करें तो इनका परसेंटेज इसके अंदर ज्यादा होता है माय डियर। और जो सेल मैम्ब्रेन है हमारी, वो इतनी इजीली किसी भी मटेरियल को अंदर अलाउ नहीं करती। ठीक है, जिस तरीके से हम जब टी बनाते हैं तो वी नीड कि टी हमें बिना टी के चाहिए, चाय हमें बिना चाय पत्ती के चाहिए। तो व्हाट वी नीड फिल्ट्रेशन, वी नीड फिल्टर, लाइक अ सिल्वर फिल्टर चाहिए, हमें छलनी चाहिए। तो हम जब उसको छानते हैं तो सारा का सारा जो अनवांटेड मटेरियल है वो छलनी के ऊपर रह जाता है और हमें जो चाहिए वो हमें नीचे कप में मिल जाता है। सिर्फ ऐसे ही इसको मैंने अभी आपको बोला सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन है, मतलब ये हर किसी मटेरियल को अपने अंदर आने नहीं देती। ठीक है, सो इट इज सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। Does not allow any substance, बल्कि क्या करती है, चूज करती है, चूज एंड सेलेक्ट द appropriate need of मटीरियल्स। किस मटीरियल की नीड है, कितनी जरूरी है, सिर्फ उसी को ही वो चूज करेगी और उसी को ही सेलेक्ट करके अंदर एंटर करने देगी। अदरवाइज वो फालतू के न्यूट्रिएंट्स को, फालतू के मिनरल्स को सेल के अंदर आने नहीं देगी, ना ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सेल से बाहर जाने देगी। ओके डियर, चलो आगे देखते हैं। अब हम डज नॉट अलाउ एनी मटीरियल टू एंटर इनटू द सेल्स, ये भी आप लाइन लिख सकते हो। Does not allow any material to enter into the cell। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके मैं अभी आपको बताई थी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम जानते हैं। सो वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने प्रोटीन देखा था। ठीक है, तो प्रोटीन बेटा इसके अंदर 20 to 70% प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड लिपिड्स की बात करें वहीं पे तो लिपिड्स 20 to 79% है। लिपिड्स आर मच इन मोर परसेंटेज देन प्रोटीन, बट देखा जाए तो बैलेंसिंग रहता है, लिपिड्स का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इट इज अबाउट 1 to 5%, एंजाइम्स 30 टाइप्स के पाए जाते हैं, और वाटर इसके अंदर समथिंग 20% वाटर प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रोटीन को हम
दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक तो एक्सट्रैक्शन के बेस पर और दूसरा हम इसको रख सकते हैं कैरियर के बेस पर, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कैरियर, मतलब सॉरी इट इज कैरियर मीन्स किसी चीज को लेकर जाने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, कैरियर बेस पर तो आप नहीं चलो फंक्शन के बेस पर समझ लेते हैं इसको, कैरियर बेस पर नहीं समझ पाएंगे, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। चलिए, एक्सट्रैक्शन मतलब प्रोटीन्स बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब या तो आप उसको पढ़ लो एक्सट्रैक्शन के बेस पर, या तो आप उसको पढ़ लो फंक्शंस के बेस पर, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बेस की मैं बात करूं तो इट इज काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो लिपिड है, ये जो सेल मेम्ब्रेन, जो बाई लिपिड लेयर है, एक लिपिड की लेयर ऊपर एक लिपिड की लेयर नीचे। नहीं समझ आएगा नो प्रॉब्लम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट टेक पेशेंस रखो थोड़ा सा। मैं अभी आपको आगे जाके इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है वो कैसा होता है, अभी आपको समझना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बेस पर इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन है उनको तो आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ना, जब जरूरी हो आराम से लिया जा सकता है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से नीडेड रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो आप इंटरनल प्रोटीन को तो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, बट अगर कोई प्रोटीन ये लेयर है और उसके बाहर है तो इस प्रोटीन को तो हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस बेस पर प्रोटीन को डिफाइन किया गया। दूसरा हो गया फंक्शन के बेस पर, तो एक तो हो गया इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक हो गया इसमें कैरियर प्रोटीन। ओके, एक तो हो गया स्ट्रक्चर, जो ऐसा प्रोटीन जो उस पूरी लिपिड की बाई लेयर को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा प्रोटीन जो क्या कर रहा है, कैरियर, मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को या तो सेल में से बाहर या फिर बाहर से सेल के अंदर कैरी करवा रहा है। ओके, चलो लिपिड्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिपिड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत जल्दी ही आपको इसको डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी। ओके माय डियर, डोंट बी कंफ्यूज कि भाई मैम ने क्या बता दिया, सर के ऊपर से चला गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन सब निकल गया, ऐसा ना। अब लिपिड्स देख लेते हैं। लिपिड्स ये कितने हैं, 20 to 79% होते हैं, ठीक है। अब लिपिड्स कौन कौन से प्रेजेंट है माय डियर, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, फॉस्फोलिपिड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे लेसिथिन, ठीक है, सिफिलिन, ये प्रेजेंट है लिपिड्स के अंदर। इसके बाद बात करें तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लिपिड्स को। इसके बाद बात करें तो गैलेक्टोलिपिड्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये सारे लिपिड्स के फॉर्म प्रेजेंट है। इसके बाद में बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं बेटा तो ये 1 to 5% प्रेजेंट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो हेक्सोज शुगर और मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट है। हेक्सोज शुगर और मॉडिफाइड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है, जो मॉडिफाई होते रहते हैं। ग्लूकोज की जो यूनिट है वो मॉडिफाई होती रहती है। हेक्सोज शुगर की बात करें तो कौन सा यूनिट, जैसे फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज, मैल्टोज, ये सब प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बात करूं तो एंजाइम्स है वो 30 डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, 30 डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। फिर वाटर की मैं बात करूं माय डियर तो वाटर 20%
प्रेजेंट होता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से मेम्ब्रेन बनती है। आई होप माय डियर आपको अच्छे से पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। ओके गुड। चलो अब मूविंग फर्दर, अब हम आ जाते हैं इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन माय डियर वेरी फर्स्ट जब देखा गया था तो इतने अच्छे से नहीं देखा गया था, बिकॉज उस वक्त माइक्रोस्कोप अच्छे नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा छोटी छोटी जो सब्सटेंसेस है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बारीक जो नॉलेज है उसके अंदर वो दिखाई दे सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो डैनियल एंड डेफसन ने दिया था। आपको मैं डायग्राम के साथ अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने मॉडल्स बने थे। टोटल 3 मॉडल्स बने थे, जिसमें से फर्दर जो फर्स्ट 2 मॉडल्स थे बेटा वो रिजेक्टेड मॉडल्स थे, और जो बाद में आया, जब मॉडल जो बाद में आया वो क्या करा गया, अप्रूव्ड किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो था दैट इज सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल था माय डियर, जो किसने दिया था, डैनियल एंड डेफसन ने दिया था। ओके, फिर उसके बाद में जो सेकंड मॉडल आया दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं इसके। एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो हमारी एनसीईआरटी में हमें पढ़ने को मिलेगा। एंड आई थिंक 9th की एनसीईआरटी में भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल नहीं है। ये टोटल जो कंसेप्ट है, अभी जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ आपको, ये टोटल कॉम्पिटिटिव है बेटा। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, सो आपको याद रखना है, द फर्स्ट मॉडल वाज सैंडविच मॉडल डिस्कवर्ड बाय डैनियल एंड डेफसन ने, थर्ड मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने, एंड द second one is unit membrane model Robertson, and the third one is fluid mosaic model Singer and Nicholson ने डिस्कवर किया था। एंड ये वाला जो मॉडल है जो हम अपनी स्टडी में पढ़ते हैं, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड मॉडल है माय डियर। ठीक है, ये सिंगर एंड निकोलसन ने देखा था तब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके थे। क्या आ चुके थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके थे, तब बहुत बारीक चीजें उसके अंदर देखी गई, क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरीके से मेम्ब्रेन का जो वर्जन है, मेम्ब्रेन किस तरीके की बनी हुई है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स, क्या क्या लिपिड्स किस तरीके से अरेंज है, प्रोटीन्स और लिपिड्स सब अच्छे से व्यू हुए। लेकिन इससे पहले जो मॉडल्स देखे गए वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखे गए, तो प्रॉपर तरीके से उन्हें प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला और लिपिड्स के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। तो समाउ उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया कि मेम्ब्रेन इस तरीके की हो सकती है, और फर्दर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, जो कि डैनियल एंड डेफसन ने दिया था। नाम कैसे पड़ा सैंडविच का, वी ऑल नो ना सैंडविच क्या है, ऊपर ब्रेड की लेयर, नीचे ब्रेड की लेयर, और सेंटर में आप चाहे कुछ भी चाहो रख सकते हो, पोटैटो मैश रख दो, ऑनियन रख दो, वेजिटेबल्स रख दो, या फिर चीज रख दो। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की मेम्ब्रेन भी होती है। मैंने रिमेम्बर, मैं तब से बोल रही हूँ, इट इज अ बाई लिपिड लेयर, लिपिड की 2 लेयर होती है, एंड उसके बाद प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। जिस तरीके से ब्रेड की ऊपर की लेयर है, ब्रेड के नीचे की लेयर है, तो वो जो 2 लेयर है वो किसकी है, लिपिड्स की है वो। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इन सब की है वो लेयर। और सेंटर में क्या है, टोटल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है मेरे डियर, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंडविच मॉडल। हम देखते हैं डैनियल एंड डेफसन, में डायग्राम बना रही हूं माय डियर। सब उससे पहले आप एक चीज समझो कि मैं लिपिड्स यूनिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। तो लिपिड्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, थोड़ा और मैं बड़ा बना देती हूँ। लिपिड्स यूनिट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। जो हेड रीजन है बेटा वो हाइड्रोफिलिक कहलाया जाता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल रीजन है इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हाइड्रो का मतलब तो वाटर है बेटा, फोबिक का मतलब फोबिया होना, डरना, और फिलिक मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट करना। ठीक है, हेड रीजन के ऊपर वाटर प्रेजेंट रहता है, लेकिन टेल रीजन के पास में, जहां पे टेल रीजन है लिपिड्स के, वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब जहां पे लिपिड्स की टेल्स रहती है वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, पर जहां पे हेड रीजन है वहां पे वाटर उसके ऊपर की तरफ फिल्ड रहेंगे। ठीक है, चलो तो डायग्राम देखो अब आप आराम से अच्छे से। सैंडविच मॉडल में सबसे पहले बनाने जा रही हूं। एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी आपको, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं ये मैं लिपिड्स बना रही हूं अभी। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी बच्चों, कोई बहुत भारी डायग्राम नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि मैं क्या बना रही हूं और कंफ्यूज भी नहीं होना है। ये सब मैं लिपिड्स बना रही हूँ। सी लिपिड्स की दो लेयर हो गई ना, एक लेयर ऊपर जा रही है और एक लेयर जस्ट उसके ऑपोजिट नीचे की तरफ मूव कर रही है। ओके, ये जो मैंने रेड से जो डायग्राम बनाया है, जो रेड से जो मैं बार्स बना रही हूँ, दीज आर प्रोटीन्स, इनको प्रोटीन्स बोला जाता है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोटीन्स इतना पूरा लेयरली प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं होता है। लिपिड्स की बेटा दो लेयर हो गई और इनके बीच में आप देखो प्रोटीन्स एम्बेडेड है। जितने भी मैंने रेड से बनाया है दीज आर कॉल्ड प्रोटीन। ओके, नाउ सी मैं लेबल कर रही हूं, दीज आर लिपिड्स हेड एंड दिस इज टेल। ये जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, extrinsic protein and this is intrinsic protein। मैच नहीं करना इसको, मैं अभी सैंडविच मॉडल नहीं बना रही हूं। मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट टाइम पे जो हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन, मैं वो पढ़ा रही हूं आपको। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी ये भी एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक। ये जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है बेटा, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन जो लिपिड लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो लिपिड के लेयर्स के बाहर प्रेजेंट है वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी है। लिपिड के लेयर्स के बीच में जो प्रोटीन फंसे हुए हैं, इंट्रिंसिक। एक्सट्रैक्शन के बेस पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन के बेस पर प्रोटीन डिवाइडेड है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को आराम से हटाया जा सकता है, बट इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप लिपिड्स के लेयर के बीच में से आराम से हटा नहीं सकते। ठीक है, लैब्स वगैरह में जब लिपिड्स के मेम्ब्रेन्स के ऊपर वर्क किया जाता है तो आप लिपिड की मेम्ब्रेन्स को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में प्रोटीन फंसे हुए होते हैं। और ये जो बीच में जो प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर टनल प्रोटीन। ठीक है, जो हमने दूसरी प्रोटीन के बारे में बात करी थी फंक्शन के बेस पर, तो फंक्शन के बेस पर हमने बात करी थी ना कैरियर प्रोटीन, तो ये कैरियर प्रोटीन है। ये बिल्कुल आप एक सर्कल लेकर चलो कि इंटायर जो सर्कल सेल है वो सर्कुलर है। ठीक है, इस तरीके से। तो अंदर की तरफ में साइटोप्लाज्म, ये सेल का बाहरी पार्ट है। क्लियर हो गई? तो अंदर की तरफ में जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है सारे के सारे, वो न्यूट्रिएंट्स यहां से ट्रैवल होंगे और यहां से सेल से बाहर, और यहीं पे सेल से अंदर और सेल के अंदर, सेल के बाहर से न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करेंगे थ्रू द टनल प्रोटीन। तो टनल प्रोटीन क्या है? कैरियर प्रोटीन है। यही मिनरल्स को, सब्सटेंसेस को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अदरवाइज लिपिड के लेयर्स, जहां जहां आपको लिपिड्स की लेयर दिखाई दे रही है बेटा, वहां से सब्सटेंसेस का मूवमेंट पॉसिबल
नहीं है। यहां से सब्सटेंसेस का इनसाइड मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिपिड की लेयर, लिपिड्स क्या है माय डियर? आपने कभी देखा है पानी के अंदर अगर आप ऑयल या फिर घी डाल दोगे तो क्या वो मैश हो जाएगा? ऑयल एंड वाटर कैन नेवर बी मिक्स। सेम वही चीज, तो जो ऑयल है, जो फैट है, वो क्या है? लिपिड्स की है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लिपिड्स के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। लिपिड्स के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि उनके ऊपर वाटर प्रेजेंट है, वो अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर को जाने नहीं देंगे। अभी बात समझ आई जो मैं समझाना चाह रही हूं कि वाटर क्या है? वो लिपिड्स के ऊपर प्रेजेंट है सब जगह। ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था कि हेड रीजन है और टेल रीजन है। टेल रीजन कैसा है? हाइड्रोफोबिक, और हेड रीजन कैसा है? हाइड्रोफिलिक, क्योंकि मेम्ब्रेन के बाहर तो क्या होगा? वाटर रीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भी वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट सेल है, वहां पे भी प्रेजेंट। दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे भी वाटर प्रेजेंट है। लेकिन लिपिड लेयर्स के बीच में वाटर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे वाटर की प्रेजेंस नहीं होती, बिकॉज वाटर कैन नेवर बी मिक्स विद फैटी लेयर्स। लिपिड के लेयर्स के साथ में वाटर मिक्स नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात अब? तो ये जो हेड्स है वो बहुत ज्यादा इंटरलॉक्ड रहते हैं, इतने इंटरलॉक कि पानी की एक छोटी सी ड्रॉप भी उनके पास से मूव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। तो मटेरियल को तो लेकिन ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड, तभी तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला गया है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो यहां से सेल के बाहर और सेल के अंदर सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को आने देगी जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक फर्दर देखा जाए, अगर सेल के अंदर मान लो पर्टिकुलर मैग्नीशियम पोटेशियम की कमी हो गई है तो वो आसपास के जो एडजेसेंट सेल्स है वहां से सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम और मैग्नीशियम को ही अंदर आने देगी। या सेल के अंदर समटाइम्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बन गए जिनकी जरूरत नहीं है, दे आर वेस्ट, तो वो उन्हीं को ही बाहर जाने देगी। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सेल से बाहर जाने नहीं देगी। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड a selectively semi-permeable membrane. Whenever they need, they only enter those selective nutrients, those selective minerals. तो वो कहां से होते हैं? टनल प्रोटीन्स से होते हैं। इसके अलावा और कहीं से भी पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तो मैंने जो आपको डायग्राम पढ़ाया बेटा, दिस कॉल्ड फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो मेम्ब्रेन है ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू वाला मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन इस तरीके की होती है, बाइलिपिड होती है। मेम्ब्रेन्स के बाहर और अंदर, बाहर दोनों साइडों में, ये तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का पार्ट हो गया, ये सेल के बाहर का पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन लिपिड लेयर के ऊपर जो प्रोटीन्स है दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, और लिपिड लेयर के बीच में जो प्रोटीन प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। फाइन, तो ये है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इस तरीके की पाई जाती है। क्लियर? तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जो कि किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन ने। ठीक है, बात समझ आ गई? नाउ अब जो आपको समझना है, जैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, सी अपर की जो प्रोटीन लेयर होती है बेटा वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। लोअर की जो प्रोटीन की जो लेयर होती है, मतलब प्रोटीन जितनी लेयर प्रोटीन एक्वायर कर रहा है, तो वो कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, और जो सेंटर में जो लिपिड की लेयर है, लिपिड की लेयर का जो डायमीटर है वो कितना है बेटा? 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मुझे बताओ, टोटल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, टोटल कितनी, उसकी विड्थ कितनी हुई? इट इज 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आपको याद रखना है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? इट इज ऑफ 75 एंगस्ट्रॉम। सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ 75 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, इट इज 75 एंगस्ट्रॉम। थिक बोल सकते हैं आप, विड्थ बोल दो या थिक बोल दो। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज करना माय डियर। चलो अब फर्दर मैं आपको फटाफट से दो और जो मेम्ब्रेन है, ये तो बेटा माइंड में भर लो। इसका डायग्राम आपको इतना क्लियर डायग्राम और किसी बुक में अच्छे से समझने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको
कलरफुल डायग्राम जब कहीं मिले, बिकॉज मैं यहाँ पे 3D में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इट इज अ 2D डायमेंशन, मैं 3D डायमेंशन में आपको डायग्राम बना के नहीं बता सकती। आप गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं, देन यू कम टू नो कि किस तरीके से लिपिड बाई लेयर, ये लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड की दूसरी लेयर है, बिल्कुल ऑपोजिटली मिररली ये फॉर्म होती है, सेम टू सेम, ऊपर की जिस तरह से लेयर है सेम टू सेम, नीचे भी वही लेयर प्रेजेंट होती है। ओके चलो, अब नेक्स्ट में फर्दर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डैनियल और ये जो मॉडल दिया बेटा वो किसने दिया, फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया सिंगर एंड निकल्सन ने, ठीक है। लेकिन डैनियल और डैवसन ने और रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया वो कैसा दिया और वो क्यों रिजेक्ट हुआ, उसका क्या रीजन था, वो भी एक बार आप देख लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, उसके डायग्राम से रिलेटेड, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यहां पे मैं जो डायग्राम बनाऊंगी वो बनाऊंगी सैंडविच मॉडल का, ठीक है। सैंडविच मॉडल का मैं डायग्राम यहां पे आपको बना के बताती हूं कि लिपिड की लेयर थी, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, ओके। जिस तरीके से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में ऊपर नीचे दोनों साइड में लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, सेम ऐसे ही लिपिड्स की लेयर दोनों साइड प्रेजेंट है, बट उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन है वो लिपिड्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। सी, जैसे सैंडविच हो गया, ब्रेड की एक लेयर, ब्रेड की दूसरी लेयर और बीच में आ गया पोटैटो मैश। उन्होंने बाहर वाले प्रोटीन का नाम तो रखा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रीजन के पास में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको रखा इंट्रिंसिक प्रोटीन। बेटा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, साइटोप्लाज्म मतलब देखो ये सेल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मैंने यहां से लेकर इस पोर्शन को कट करके यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो अंदर की साइड में जो प्रोटीन आ रहा है दैट इज इंट्रिंसिक, बाहर की साइड में जो प्रोटीन आ रहा है दैट इज एक्सट्रिंसिक। अभी बात समझ आ गई, क्लियर। और बीच में ये सारे के सारे लिपिड्स, सेम वही हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, सेम डायमेंशन 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम एंड 20 एंगस्ट्रॉम। तीनों ही मॉडल में जो विड्थ है, जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम ही बताई गई है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहां पे आए थे बेटा, चेंजेस आए थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। सैंडविच मॉडल में इन्होंने बताया, डैनियल और डेवसन ने, कि जो प्रोटीन है वो अंदर और बाहर दोनों एक ही टाइप के हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, पर उन्होंने बाहर वाले प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक नाम दिया और अंदर वाले प्रोटीन को इंट्रिंसिक नाम दिया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि लिपिड्स के बीच में कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। पर हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या देखा, जब फर्दर उसको बहुत डिफाइंड तरीके से देखा गया तो हमें लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी प्रोटीन्स नजर आए, क्लियर। अब सोचो अगर लेयर इस तरीके की होती तो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड और इनसाइड कैसे होता, इसीलिए इस मॉडल को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इससे ये सही नहीं था, क्योंकि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी तो हो रहा है फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। अब सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, कोई जगह होगी, तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे सब्सटेंसेस। अब जस्ट बिकॉज कि लिपिड की पूरी लेयर ने कवर कर दिया, और लिपिड लेयर्स तो अपने अंदर से वाटर के ड्रॉपलेट्स को भी मूव नहीं करने दे रही, तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का साइज तो उससे भी बड़ा होता है, तो वो कैसे मूव कर पाएंगे, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो मॉडल हमने देखा दैट इज सैंडविच यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो दिया रॉबर्टसन ने। सी, उन्होंने क्या बताया, जो सेकंड मॉडल था दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। उन्होंने क्या बोला, अगेन वही लिपिड की लेयर है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ओके। सेम वही 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन्स, 35 एंगस्ट्रॉम जो विड्थ है, डायमेंशन सारे वही थे, ठीक है। पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डैनियल और डैवसन ने अपनी थ्योरी दी थी, अपना मॉडल बताया था कि प्रोटीन एक जैसे है, बट जब रॉबर्टसन ने देखा तो उन्होंने बोला प्रोटीन एक जैसे नहीं है, प्रोटीन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर अलग है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब जो सेल के अंदर जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म के पास में वो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं, और सेल के बाहर जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म से बाहर वाले रीजन में जो प्रोटीन है वो दूसरे टाइप के प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। सी, मैंने जिगजैग पैटर्न डिफरेंट बनाया है, एक जो
प्रोटीन है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और इस जो नीचे अंदर की तरफ प्रोटीन है वो लेफ्ट हैंडेड है। प्रोटीन्स भी क्या है, हैंडेड की तरफ, वो जो आउटर में है दैट इज ऑफ राइट हैंडेड प्रोटीन, और जो इनर साइड में है दैट इज ऑफ लेफ्ट हैंडेड प्रोटीन। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो इन्होंने नाम दिया, दैट इज द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इज अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इनका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये हमें नजर आएगा कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बार शेप्ड नहीं होते हैं, स्पाइरल काइंड ऑफ होते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड मूविंग होते हैं ये स्ट्रक्चर। तो हमें इस पर नहीं जाना है, प्रोटीन्स पर ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये मॉडल्स जो है रिजेक्ट किए गए, एज बिकॉज कि इन्होंने बोला कि बाहर के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन डिफरेंट टाइप के हैं, अंदर के इंट्रिंसिक प्रोटीन डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए ये मॉडल भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि जब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जब देखा गया, सिंगर एंड निकोलसन ने जब देखा तो उन्होंने देखा जो प्रोटीन्स है वो इस तरीके से अलग नहीं है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड नहीं है, प्रोटीन्स दूर दूर प्रेजेंट है, इसके साथ लिपिड की लेयर्स के बीच में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों के दोनों मॉडल्स क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है माय डियर तो आप जरूर मुझे मैसेज कर देना फटाफट से। फाइन, ये दो मॉडल्स हैं, ये मैंने आपको सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वैसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की करी जाती है, बट इसलिए अच्छी बात है कि अगर आपको पता चले कि भाई सेल बायोलॉजी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिस्कवरी करी थी, कहाँ कहाँ कौन सी डिस्कवरी रिजेक्ट करी गई, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट मॉडल आया, तो इसलिए मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी। ओके माय डियर, चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। आज सेल मेम्ब्रेन पूरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगी माय डियर। एक तो ऑस्मोसिस और दूसरा प्लास्टिड मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, तो थोड़ा सा आप रिवाइज करके आना। टिल देन स्टे सेफ,